हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो मैं पार्ट 1 लेकर आई थी किस चीज़ का, जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स है उसका। और आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स का, जिसको कि आज हम देखेंगे और हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये जो क्लास है उसको। और पार्ट 1 तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है मेरे बच्चों की आज जो पर्टिकुलर स्लाइड्स हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से ही बनी है, मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो देखेंगे आज हम समझेंगे पूरा डिटेल जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से लेबलिंग की है। जो रिमेनिंग रह गया था पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का, वो उस रिमेनिंग स्ट्रक्चर को, उस रिमेनिंग डायग्राम को आज हम करेंगे और पूरी एनसीईआरटी आज ही खत्म कर देंगे। तो आधी एनसीईआरटी तो मैंने पार्ट 1 में फिनिश कर दिया था और आधी एनसीईआरटी आज मैं बता दूंगी, यानी कि टोटल पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा। सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखा था। जो उसके डायग्राम्स हैं, ओवरी का डायग्राम देखा था और हमने देखा था जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका भी डायग्राम देखा था और फीमेल का भी देखा था। ठीक है। सो आज यहाँ पर जब आप देखते हो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है, ये स्लाइड जो है आपको बताती है अबाउट द फॉलिकोजेनेसिस। सो फॉलिकोजेनेसिस में 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। जो दूसरा है उसको प्राइमरी फॉलिकल। जो दूसरा स्टेप है दैट इज बी को मैंने बोला है सेकेंडरी फॉलिकल। और तीसरा है बेटा सी, जिसको मैंने कहा है टर्चरी फॉलिकल। ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है। ये मैंने खुद बनाया है, ये मैंने डायग्राम खुद बनाया है, लेकिन जस्ट टू सेव योर टाइम इन द लास्ट मोमेंट। ठीक है। तो इस वजह से यहां पर मैं डायग्राम को पहले ही ड्रॉ करके लेकर आई हूं, सो दैट आप लोग इसको देखें, लेबलिंग देखें और वैसे ही ड्रॉ कर लो आप। ठीक है जी, वैसे ही ड्रॉ कर लो। तो देखो पहले वाले में क्या है, प्राइमरी फॉलिकल में व्हाट यू कैन सी हियर, दिस इज वेरी मच डिमार्केटेड हियर। दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है कि प्राइमरी oocyte बन रहा है। और ये जो ग्रीन कलर का है इसका क्या नाम है, ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल्स। अच्छा देखो, जब भी आप बायोलॉजी में डायग्राम्स को बनाएंगे, याद रखना, ट्राई करना कि पेंसिल से ही बनाओ। ठीक है, पेन वगैरह का यूज मत करना, क्योंकि मान लो अगर आपने कुछ लेबलिंग गलत कर दिया, आपको उस पेन को, आप पेन की इंक को आप रब नहीं कर पाएंगे। तो पेंसिल से ही डायग्राम बनाएं। पहली बात ये गांठ बांध लो, पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे, ताकि अगर कुछ गलती हो भी जाती है, यार मुझसे भी हो जाती है, रब कर लो। ठीक है, लेकिन उसका कुछ मौका तो दो ना कि रब करना है तो उसको क्या करना है, आपको पेंसिल का यूज करना है। इज दैट ओके? तो पेन का यूज ना करें, मैं आपको बता रही हूँ बार बार, और अभी फिर से बता रही हूँ कि पेंसिल का ही यूज करें। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूँ, जब भी आप लेबलिंग करें तो लेबलिंग चाहे तो लेफ्ट साइड चाहे तो राइट साइड में एक ही साइड लेबलिंग करें। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप लेबल करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर में लिखें। मैंने तो वैसे आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा है, लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगी, एक्सपर्ट सलाह, कि देखिए बेटा जी, अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं लेबलिंग जैसे जोना पेल्यूसिडा है, जैसे कि सेकेंडरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, जो आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिख रहा है, पिक्चर में दिख रहा है, तो आपको इसको कैपिटल्स में, कैप्स में लिखना है। ठीक है। साथ ही साथ उसको अंडरलाइन जरूर कर देना। अगर कैपिटल में नहीं भी लिखते हो, स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हो, तो कोई लोड नहीं है, उसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन जरूर करना है। ठीक है बेटा। और कोशिश करना एक ही साइड लेबलिंग करने की, जैसा कि आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। याद रखो दोस्तों, हमेशा वैसा ही डायग्राम बनाओ, वैसा ही आंसर राइटिंग करो, वैसा ही फ्लो चार्ट बनाओ, जैसा कि एनसीईआरटी में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो टीचर आपका पेपर चेक करने वाली है उसको कुछ नहीं आता है, तो आप उसको सिंपल शब्दों में कैसे अपनी आंसर्स को कन्वे करोगे, लिखोगे, वो आपको समझाना है सिंपल शब्दों में, जैसे कि एनसीईआरटी बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज करती है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई बायोलॉजिकल वर्ड है तो डेफिनेट सी बात है ना कि भाई बायोलॉजिकल वर्ड है तो उसको तो क्या करना पड़ेगा, उसको तो वो शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द वर्ड्स हैज टू बी यूज्ड, द साइंटिफिक वर्ड्स हैज टू बी यूज्ड एज इट इज दैट ओके? यस। तो यहां पर क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, उसमें सेकेंडरी oocyte है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं जो उसको
घेरे हुए हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, मैच्योरेशन की तरफ जा रहा है हमारा फॉलिकल। तो यहाँ पर क्या है, ये तो बेटा जी प्राइमरी oocyte तो अभी भी रहेगा, लेकिन इसके आजू बाजू एक जो आपको ये सेल्स दिख रही हैं, इन सेल्स को क्या कहते हैं गाइस? इन सेल्स को हम कहते हैं थीका सेल्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? थीका सेल्स कहते हैं। तो ये जो थीका सेल्स है, ये जो थीका सेल्स है वो इसको सराउंड कर लेते हैं। इज दैट ओके? नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फॉलिकोजेनेसिस, ये क्या है? टर्चरी फॉलिकल। टर्चरी फॉलिकल में आप देखते हो थीका की दो लेयर हो चुकी हैं। एक जिसे मैंने कहा है ब्लू लाइन से डिमार्केटेड है, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, और एक जिसको जो ये जो ब्लैक कलर का पहले से ही दिख रहा है आपको, तो ये जो है इसको हम कहते हैं थीका इंटरना। ठीक है, जो इंटरनल थीका स्ट्रक्चर है या थीका की लेयर है। अच्छा, अंदर देखते हैं, ये जो पिंक कलर का आपको मून शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एंट्रम। ये वो कैविटी है जिसमें कि फ्लूइड फिल्ड होता है। यस, एंट्रम इन विच द कैविटी, इट इज अ कैविटी इन विच फ्लूइड इज फिल्ड। इज दैट ओके? और बेटा यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है। अब यहाँ पर ए और बी के केस में क्या था? प्राइमरी oocyte था, बस टर्चरी फॉलिकल के केस में ये सेकेंडरी oocyte बन चुका है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सेकेंडरी oocyte ही रहता है जब तक कि स्पर्म ना आ जाए, है ना। स्पर्म जो है जब सेकेंडरी oocyte से क्या करता है, उसको टच करता है, उसको फ्यूज करता है, तो वो कहलाता है ओवम। ठीक है, उससे पहले सेकेंडरी oocyte ही कहते हैं उसको। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो ए बी सी मैंने खुद बनाया है आप लोगों के लिए, जस्ट टू सेव योर टाइम। आप लोग इसको देख करके बहुत इजीली बना सकते हो, बहुत इजी डायग्राम है, बहुत इजी वे से बनाया है। ठीक है बेटा, यहां पर देखो, ये तो पिक्चर है, मैं अपने डायग्राम्स के साथ साथ पिक्चर्स भी लेकर आती हूँ, ये आप लोगों को पता है, ये मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे बेटा जी दिखता है कि कॉर्पस ल्यूटम रिग्रेस, ये जो येलो कलर के हैं, ये है कॉर्पस ल्यूटम, द येलो कलर पोर्शन। फिर क्या है? एम्प्टी फॉलिकल, फिर ओवल्यूशन हुआ, प्रोटेक्टिव सेल्स, एग, फॉलिकुलर फ्लूइड, नाउ मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स, एग सेल्स, ग्रोइंग फॉलिकल एंड देन प्राइमरी फॉलिकल। तो मैंने अभी आपको यहां पर ये जो दिखाया है, ये फॉलिकोजेनेसिस यानी कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी में चेंज हुआ, सेकेंडरी से टर्चरी में, और टर्चरी के बाद क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो देन द वुमेन इज प्रेग्नेंट, अगर नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो होकर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये सारा जो है ये तो पिक्चर है। ठीक है मेरे बच्चों, now I am going to tell you about the ovum which is surrounded by few sperm. So this pink color is the few sperm. ठीक है, पिंक कलर, पर्पल कलर, वॉट एवर यू से, दिस इज द स्पर्म जो कि क्या करता है, एग सेल को। नाउ ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब मैं उसको क्या नाम दूंगी? नाउ आई विल टेल दिस सेकेंडरी oocyte एज ovum because the sperm has surrounded the secondary oocyte. Now it is called as ovum. Is that okay? तो यहां पर देखो गाइस, जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो, देर इज अ न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। यहां पर इस ग्रीन सेल्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्युलर। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से सारी चीजें सराउंडेड हैं जिसको स्पर्म ने टच किया है, दिस ब्लू कलर इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? दिस ब्लू कलर इज द कोरोना रेडिएटा। ठीक है, सो दिस इज द कोरोना रेडिएटा। इज दैट ओके? बीच में बेटा ये जो है, दिस इज द न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस मैंने डिफाइन किया है। ये जो ब्लैक कलर का है सर्कल, इसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। इज दैट ओके? ये जो रेड कलर का है, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरा साफ साफ लिखा है मैंने। और बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में ये जो कैविटी दिख रही है व्हाइट कलर की, इट इज कॉल्ड एज पेरीवेटिलियम। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? पेरीवेटिलियम। इज दैट ओके? और वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू कन्वे कि ये जो पर्टिकुलर कोरोना रेडिएटा है, इसमें कुछ आपके ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये आपस में ज्वाइंट होते हैं बाय सम फिक्सिंग। ये जो फिक्सेशन होती है, दिस इज कॉल्ड एज हाइलोरोनिक एसिड। इज दैट ओके? दिस इज कॉल्ड एज हाइलोरोनिक एसिड। इज दैट ओके गाइस? सो यहां पर हमने देखा ओवम इज सराउंडेड बाय स्पर्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, विच यू कैन सी
it very well. Now I'm going to tell you about the next diagram, जो कि next chapter का जो भी important diagrams है मैं उसी को ही deal कर रही हूँ. कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं outside the NCERT. No, everything which is mentioned in the NCERT, ठीक है, जिसको कि draw किया जा सकता है उसको मैंने draw किया है और आप लोग भी उसको draw कर लीजिए. So यहाँ पर DNA का structure है. DNA के structure को simply ऐसे कर सकते हो, double standard, ठीक है. अगर किसी बच्चे को स्पाइरल में ऐसे ये जो स्पाइरल दिख रहा है, टर्निंग दिख रही है, इसमें प्रॉब्लम हो तो मेरे बच्चों आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक क्या कर सकते हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन लीनियर डीएनए भी बना सकते हो और उसमें ऐसे कर सकते हो, ए बाइंड विद टी, जी बाइंड्स विद सी, लाइक दिस, ठीक है, जी बाइंड्स विद सी, ठीक है, टी बाइंड्स विद ए. ये तो सिंपल, और आप लिखोगे ऐसे, दिस इज द लीनियर डीएनए. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आता है, कि आपको हेलिकल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाना है, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है यार, बाल की तरह, कुछ नहीं है. देखो कैसे बनाना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, लाइक दिस, एक ये हो गया, ठीक है, और बेटा जी ऐसे, बस यही करना और कुछ नहीं करना. हाथों को ऐसे फ्रीली घुमाओ, एक स्ट्रैंड बन जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड. लेकिन स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम करना ना भूलें, जो कि मैं भूल गई हूं, ठीक है जी. सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और हमेशा 3 प्राइम के, देखो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, मुझे यहां पर लिखना चाहिए था दोस्तों 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, राइट. और यहां पर 5 प्राइम, जहां पे 3 होगा वहां पर 5, और जहां पे 5 होगा वहां पे 3. एंटी पोलैरिटी स्ट्रक्चर, एंटी पोलैरिटी हम देखते हैं इसमें, ठीक है. अब देखो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि एक ये जो हेलिक्स है, एक ये जो पिच है, एक ये जो टर्न है, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं. जो पिच ऑफ द हेलिक्स है, ये जो टर्निंग है, ठीक है, इसको पिच ऑफ द हेलिक्स कहते हैं, जिसका कि कितना मेजरमेंट है, 3.4 नैनोमीटर. और व्हेन यू कन्वर्ट दिस नैनोमीटर इनटू एंजियोस्ट्रॉम, दिस बिकम 34 एंजियोस्ट्रॉम. इज दैट ओके? फिर बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर, ये जो कंसेक्यूटिव बेस पेयर है यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो कितना है, वो है मेरे बच्चों 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर यानी कि 3.4 एंजियोस्ट्रॉम, ठीक है. ये मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को आपकी क्लास में बताया है, नीट की क्लास में बताया है, चिराग की क्लास में बताया है, एग्जाम पैक में बताया, हर जगह बताया हुआ है, ठीक है. तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने नहीं बताया. तो ये हो गया लीनियर डीएनए, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डबल हेलिक्स डीएनए. दिस इज द डबल हेलिक्स डीएनए. ओके, यस, एवरीवन विथ मी? ओके गाइस, वेरी गुड. अब देखो यहां पर मैंने ये पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर लगाया है. वैसे ये स्ट्रक्चर आता नहीं है, जस्ट मैंने लगा दिया है आप लोगों के लिए, ताकि, और आप अगर आप नोट्स को पलट के देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि यहां पर अब आप जरा देखें, यहां पर क्या है, एक है बेटा जी आपका न्यूक्लियोटाइड बेसिस ACTG, ठीक है. यहां पर ये भी, ये देखो डबल है ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, तो यहां पर एक ये डीएनए है, दिस इज पॉलीपेप्टाइड की चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है. तो यहां पर A पेयर्स विद T पेयर्स विद A, G पेयर्स विद C पेयर्स विद G, ठीक है. और यहां पर दिस, व्हाट इज दिस, ये है आपका शुगर, राइबो शुगर, राइट, डीऑक्सीराइबो शुगर. और यहां पर ये है फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, राइट गाइस, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप. और ये क्या है बेटा, पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन है. तो यहां पर आपने देखा नाइट्रोजनस बेस, साथ ही साथ फॉस्फेट ग्रुप और शुगर. जब ये तीनों होते हैं तो हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो क्या पॉली मतलब बहुत बार, मेनी टाइम्स, सो इट हैज बिकम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर. लेकिन अगर फॉस्फेट ग्रुप ना हो तो क्या होता है, यू रिमेंबर, न्यूक्लियोसाइड, साइड कर दो, किसको साइड कर दो, फॉस्फेट को साइड कर दो. तो उस केस में क्या होता है बेटा जी, फॉस्फेट ग्रुप को जब हम साइड कर देते हैं, देन हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. लेकिन ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड. तो यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली में डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हो गया. सो दिस इज डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियोसोम, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम का ये स्ट्रक्चर है. और ये जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है दोस्तों,
ठीक है, ये जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है इट इज वेरी वेरी इजी। एक बॉल जैसा बना देना, ठीक है, जैसे एकदम फ्री हैंड से। कैसे बनाओगे? अगर तुम्हें लग रहा है कि दीदू यार समझ नहीं आ रहा, तो देखो ऐसे फ्री हैंड से बॉल बना दिया, बन गया बॉल। अब इसको क्या करना है, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, बन गया। व्हाट इज दिस? दिस इज द डीएनए, ठीक है। और ठीक, ये क्या है बेटा? ये डीएनए है। ये क्या है बेटा? यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर होता है ऑक्टामर। ऑक्टामर, ठीक है। ऑक्टामर कौन कौन से हैं? H2A, H2B, ठीक है। देन देर इज H3 एंड देन देर इज H4, ठीक है, ये हो गया। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है H1 होता है, इसको हम कहते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन ये बेसिकली कहलाता है लिंकर प्रोटीन। ये होता है बेटा जी लिंकर प्रोटीन। तो ये जो H1 होता है ये H2A 3B H3 और H4 से डिफरेंट होता है। सो कैन यू सी दिस? यस, दिस इज द हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर क्योंकि हर एक हिस्टोन के दो दो पार्ट्स होते हैं ऑक्टामर, तो 4 2 8, that becomes octamer. This is the core of histone molecule, ठीक है। This is the DNA, green color is the DNA, and this ये जो है this one is called as linker protein. So this is the structure of what? This is the structure of nucleosome. So nucleosome का स्ट्रक्चर बनाना very easy, ठीक है, समझ में आया। नाउ बेटा जी कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, तो ये देखो मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। ओके, यहाँ पर देखें, दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस, जिसने ये प्रूव किया था, जिसके बाद किसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की जरूरत नहीं थी। हर्शे और चेस ने ये बताया कि किस तरीके से जो डीएनए है वो ही एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन और आरएनए नहीं है। आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन कुछ वायरसेस में, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट द स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज दैट इज डीएनए, राइट? बिकॉज द आरएनए इज वेरी अनस्टेबल, आरएनए इज हाईली रिएक्टिव एंड म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है आरएनए में, आरएनए चेंजेस वेरी क्विकली, तो वो स्टेबल नहीं है। लेकिन डीएनए जो है इट इज हाईली स्टेबल, म्यूटेशन होता भी है तो ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, समझ में आया। तो यहां पर क्या है बेटा, ये मैंने क्या देखा, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए मैं लेकर आई हूं। यहां पर मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया है, डायग्राम जो है आप लोग खुद भी बना सकते हैं, वेरी सिंपल। अगर आप डायग्राम ऐसा नहीं भी बनाए, कुछ नहीं, ई कोलाई का ऐसे डबल स्ट्रक्चर बना देना है, ये देखो, ठीक है, बना दिया। यहां पर आपको क्या बनाना है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द बैक्टीरियोफाज 1 एंड दिस इज द बैक्टीरियोफाज 2, ठीक है। बैक्टीरियोफाज किस तरीके से बनता है वो बता देती हूँ। बैक्टीरियोफाज की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरियोफाज आप ऐसे बना देना, ये हेक्सागन होता है, फिर ये इसकी टेल हो गई, ठीक है, ये इसकी टेल हो गई, टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पैर नहीं होते, दिस इज द टेल, ठीक। तो ये है आपका बैक्टीरियोफाज। अंदर क्या होता है बेटा जी, अंदर ये हो गया है कैप्सिड, दिस इज कैप्सिड, ठीक। और कैप्सिड के अंदर क्या है, व्हाट इज देयर इनसाइड, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। सो ये हमने, आपने देखा कि मैंने एक ही तरफ ही क्या किया है, मैंने एक ही तरफ मैंने बेटा जी लेबलिंग की है, तो माइंड इट, राइट? सो माइंड इट कि आपको भी एक ही तरफ लेबलिंग करनी है। इज दैट ओके? यस गाइस, समझ में आया? जेनेटिक मटेरियल एंड देन कैप्सिड, ठीक है। सो इस तरीके से व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से बताया हुआ है आप लोगों का। और अभी भी जब हम करने वाले हैं मैराथन, जो कि स्टार्ट हो रहा है 28 से 28 1 and 2, तो 3 days फॉर बायोलॉजी। सो हम करने वाले हैं मैराथन 6 से 7 घंटा, सिर्फ उतना ही, कोई ज़रूरत नहीं है 12 घंटे करने की। 12 घंटे यार नहीं हो सकता, ठीक है, आपसे भी नहीं हो सकता और मेरे से भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन मैं तो कर भी दूँ, लेकिन मेरे बच्चों 12 घंटे को इतना ज़्यादा हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन conclude all the things within 6 to 7 hours, ठीक है। इज दैट ओके गाइस? यस, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है। तो देखो मैंने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये पर्टिकुलर पिक्चर डायग्राम बनाया हुआ है। मैंने आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन में बताया था कि किस तरीके से होती है, 2 साइट। द स्टार्टिंग साइट इज कॉल्ड एज प्रमोटर साइट, यस, जहां पर कि एक फैक्टर चाहिए, है ना, स्टार्टिंग फैक्टर चाहिए। क्या है वो स्टार्टिंग फैक्टर? ग्लूकॉन डी चाहिए। वो स्टार्टिंग फैक्टर बेटा सिग्मा फैक्टर, लिखा हुआ है मैंने सिग्मा फैक्टर, आप लोग भी ऐसे लिखोगे।
और लीनियर स्ट्रक्चर बनाओ डीएनए का, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर स्ट्रक्चर बनाओ, कोई लोड नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर साइट हो गया। टर्मिनेटर, जब प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, दूसरा फैक्टर टर्मिनेट कराने के लिए, दैट इज व्हाट, रो फैक्टर, राइट। स्टार्टिंग फैक्टर सिग्मा फैक्टर, जो लास्ट वाला फैक्टर है टर्मिनेटर फैक्टर, वो कौन सा है बेटा, रो फैक्टर। तो इन दोनों फैक्टर्स को याद रखना। मैं बात कर रही हूं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट या फिर ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां पे क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, याद रखिएगा। यहां पर व्हाट इज दिस, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। यही वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। इज दैट ओके, याद आ गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, फिर है बेटा इलॉन्गेशन, देन देयर इज टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप्स हैं बेसिक्स। तो सबसे पहले इनिशिएट होता है, इनिशिएट होता है तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पर आकर जुड़ता है। यहां पर एक साइट होती है जिसको मैंने क्या लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, TSS, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। इज दैट ओके, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। और यहां पर फिर क्या बेटा, स्ट्रक्चरल जीन होता है, यही वो जीन है, यही वो स्ट्रक्चरल जीन है जिसको कि क्या होना है, ट्रांसक्राइब होना है। मैंने क्या बोला था कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए पूरा यूज होता है, पूरा रेप्लिकेट होता है, फोटोकॉपी होती है। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए को आरएनए में चेंज होना है, तो उस टाइम में क्या होगा, पूरा डीएनए यूज होता है, कभी नहीं, पार्ट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है एक्चुअली में यही ट्रांसक्राइब होगा। ठीक है मेरे बच्चों। सेकेंड स्टेप में इलॉन्गेशन, अब क्या है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आरएनए पॉलीमरेज बढ़ रहा है और धीरे धीरे आप देखते हो आरएनए बन रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हो रहा है कि भैया टर्मिनेट हो गया है, रो फैक्टर आ गया। रो फैक्टर, यहां पर एक चीज और लगाना था, यहां पर एक चीज और लगाना था मेरे बच्चों, वो है बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज। यस, ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है बेटा, आरएनए पी लिख रही हूं, इस आरएनए पॉलीमरेज को ये रो फैक्टर गिरा देता है, रो फैक्टर गिरा देता है। ठीक है मेरे बच्चों। तो अब इससे क्या हो गया, आपका ये मैसेंजर आरएनए बन चुका है, एमआरएनए ऑफ प्रोकैरियोट या फिर बैक्टीरिया बन चुका है। जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है, डीएनए से आरएनए बन चुका है, एमआरएनए। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं। सो दिस इज द टर्मिनेशन। तो ये बना नहीं लोगे, बहुत इजी है यार, बहुत टुच्चा सा है, बहुत ही हलवा सा है। चलो बेटा जी, दूसरा है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। सो हाउ विल यू डू दैट। सो बेटा जी यहां पर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है, यहां पर क्या है आपको पता है, यूकैरियोट्स है, सिंपल तो है नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट तो है। तो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट है बेटा एक शब्द का जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, राइट। व्हाट इज स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग इज बेसिकली रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, द नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। यस, यू लिसन मी, यू हर्ड मी राइट, द नॉन फंक्शनल पार्ट और द जंक डीएनए, उसको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। और जो फंक्शनल पार्ट होता है जो एक्चुअली में एमआरएनए बनाता है उसको हम कहते हैं एक्सॉन, राइट। तो यहां पर क्या होता है, आपने डीएनए बनाया, भैया पोलैरिटी कैसे भूल गई, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, एंड बेटा जी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो तुम लोग बना देना पी साइट टी साइट, पी साइट लिखा है प्रमोटर, टी साइट लिखा है टर्मिनेटर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस को। सबसे पहला क्या है, इनिशिएशन, इनिशिएट करता है। फिर क्या होता है, स्प्लाइसिंग होगी इसमें। लेकिन स्प्लाइसिंग से पहले क्या होगा, स्प्लाइसिंग से पहले क्या होगा, यहां पर जीपीपी गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आके जुड़ता है, जिसको हम कहते हैं कैपिंग। व्हाट वी से इट, हम इसे कहते हैं मेरे बच्चों कैपिंग, कैपिंग, ठीक है। तो ये कैपिंग यहां पर होती है, कौन से एंड पर होती है भैया, जरा देख लो, कैपिंग होती है 5 प्राइम एंड पे। सो दिस इज लाइक 5 प्राइम, दिस इज द 5 प्राइम लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती है, और ये जो 3 प्राइम एंड है इस पे पॉली ए टेल होते हैं, पॉली एडिनलिन, ये जो एडेनोसाइन होता है उसका पॉली ए टेल। कितने कितने पॉली ए टेल होते हैं, 200 से लेके 300 तक, 200 to 300 टाइम्स पॉली ए टेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, रेड कलर इज द इंट्रॉन, ग्रीन कलर इज द एक्सॉन। हमें क्या करना है, इंट्रॉन को निकालना है, स्प्लाइसिंग करनी है, कर दो भैया स्प्लाइसिंग। ये बबल्स हो गए, इसको हम कहते हैं इंट्रॉन बबल्स। व्हाट वी कॉल इट, इंट्रॉन बबल्स। ड्यू टू स्प्लाइसिंग प्रोसेस इंट्रॉन बबल में बनके और
निकल गए, ठीक है, बबल की तरह निकल गए। बचा है कौन सा? बच गया हमारा एक्सॉन, और वो है हमारा एमआरएनए, जिसमें सिर्फ है ओनली एक्सॉन्स, यानी कि जो फंक्शनल पार्ट है वो है। सो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, दोनों को ही बहुत अच्छे से देखा। और वेरी सिंपल डायग्राम, वेरी वेरी सिंपल, ऐसे ही ड्रॉ कर देना, बस लेबलिंग नहीं भूलना, ठीक है, पोलैरिटी नहीं भूलना, ये जरूर याद रखना है आप लोगों को, ठीक है बेटा। चलिए, वेल एंड गुड, आगे बढ़ रहे हैं। नाउ बेटा, टीआरएनए क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये कई बार आ जाता है, टीआरएनए क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल है, वेरी हलवा। यहां पर क्या है एक ये जो लूप है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीकोडोन लूप, यहां पर एंटीकोडोन्स होते हैं, ये है डी लूप, ठीक है, कुछ ऐसा इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये है वेरिएबल रीजन, वेरिएबल पार्ट है, और ये है बेटा टी लूप। और यहां पर 5 प्राइम और 3 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम ही वो साइट है, वो बाइंडिंग साइट है जहां पे कि अमीनो एसिड आते हैं और अडेप्टर मॉलिक्यूल पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। 3 प्राइम एंड पर ही क्या होता है, अमीनो एसिड, जैसे मिथ्योनिन आया, ठीक है, ग्लाइसिन आया, फिनाइल एलेनिन आया, जो कि आगे क्या बनाने वाले हैं, जो कि आगे ट्रांसलेशन करने वाले हैं। और ये जो टीआरएनए है, यही तो क्या करता है, जब ये चार्ज हो जाता है तभी तो यहां पर अमीनो एसिड्स यहां पर आकर के जुड़ जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हो गया? यस, तो बस ये स्ट्रक्चर है टीआरएनए क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नथिंग मोर देन दैट। Now coming to the next structure that is called as Miller experiment, ये evolution part का है। Yes, you remember evolution में क्या था, जब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन हम देख रहे थे कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या हैं, तो उसमें एक जो एविडेंस था कि अमीनो एसिड्स बनते हैं, ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना बेटा जी, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये सब बना, न्यूक्लिक एसिड बना, प्रोटीन बना, ठीक है। तो देखो, इसको मिलर ने क्या बोला कि हाइपोथेटिकली तो बहुत कुछ हो गया भाई, मैं उसको एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा। तो मिलर का एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर मैंने मिलर का एक्सपेरिमेंट बनाया है बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। यहां पर क्या है, देयर इज अ वैक्यूम, इसको हम कहते हैं वैक्यूम पंप, ठीक है। यहां पर बॉइलिंग वाटर है, ये बर्नर है, यहां से क्या है बेटा जी, ये गैस गई, ठीक है, यहां से ये गैस गई, और यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, ठीक है, स्पार्किंग हो रही है, क्योंकि अब यहां पर कौन कौन से गैसेस हैं, उन गैसेस को नहीं भूलना है, उन गैसेस को नहीं भूलना है। 4 टाइप की गैसेस हैं, पहला मीथेन, दूसरा अमोनिया, तीसरा वाटर, और चौथा जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहां से क्या होता है, वाटर आउट, वाटर इन, और ये लगा हुआ है कंडेंसर, कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंस कर देगा वाटर को, रिमेंबर द एक्सपेरिमेंट। तो जैसे ही कंडेंस करेगा, और हम फिर मिलर ने क्या किया था, 8 डेज के लिए, 1 हफ्ते के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। जब छोड़ा उसने, तो उसने देखा कि एक रेड कलर का लिक्विड ट्रैप हो गया है, और ये जो रेड कलर का लिक्विड है, ये है गा, राइट, गा, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन, एंड A फॉर एस्पार्टिक एसिड। तो ये प्रूव किया मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम लोग भूल ही गए, वो क्या है, इसमें भूले क्यों, मैं तो लिखना चाहती थी आप लोगों के सामने, ये है बेटा जी 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ये सभी बच्चे मेंशन करेंगे जब मिलर का एक्सपेरिमेंट आएगा। और यहाँ पे वोल्टेज कितने का है, ये जो बेटा वोल्टेज है, दिस इज ऑफ 75,000 वोल्ट, यस 75,000 वोल्ट का, ये इतना हाई वोल्टेज का क्या है बेटा, वोल्टेज दिया गया था। तो ये है मिलर एक्सपेरिमेंट, बना लोगे यार, बहुत ही हलवा डायग्राम है, ठीक है, देख रहे हो ना। नाउ कमिंग टू द, सो दिस इज द मिलर डायग्राम। सभी बच्चे मलेरियल पैरासाइट का ये साइकिल जरूर याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पर डायग्राम के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो भी रखा है, एक्सपेरिमेंट तो नहीं है बट ये मलेरियल साइकिल है, जो कि क्या है, दिस इज द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। एक जो लाइफ साइकिल है वो ये बताती है जिसमें कि मॉस्किटो होस्ट होता है, दूसरा जिसमें कि ह्यूमन होस्ट होता है। तो कैसे इस साइकिल को आपको पढ़ना है मैंने बताया हुआ है, और मैं मैराथन में भी बताऊंगी, बट इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें लेबलिंग ज्यादा नहीं है। नाउ कमिंग टू द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को जब आप देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द हैवी चेन, दिस इज कॉल्ड एज द लाइट चेन। यहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है यहां पर, तो कैन यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 यहीं पर हो गए, 11, 12, 13, कितने 13 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। तो बेटा जी आपको इसको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पर एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल है, एन टर्मिनल है सी टर्मिनल है, तो इस तरीके से आप एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है जी, जो यहाँ पर मेंशन्ड है, राइट। ठीक है बेटा, मुझे लगता है मैंने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कुछ कम बना दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, कितने हैं 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो कोई इसे भूलेगा नहीं, 10 ऊपर है और 6 ये नीचे है। ठीक है, नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीजन बाइंडिंग साइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। बना लोगे यार, आता है 3 मार्क्स में, कुछ नहीं है। ठीक है, 3 मार्क्स में आता है। नाउ कमिंग टू दिस, और ये भी बताएंगे यहां पर एक होता है पैराटॉप, पैराटॉप किसके साथ एसोसिएटेड होता है, दिस बेटा जो पैराटॉप होता है वो एंटीबॉडी का पार्ट होता है, और एक होता है एपिटॉप। ये जो एपिटॉप होता है मेरे बच्चों, ये होता है एंटीजन का पार्ट। तो आप लोगों को ये दोनों ही याद रखने हैं, पैराटॉप जो कि एंटीबॉडी के पास होता है यहाँ पर, और एपिटॉप जो कि एंटीजन के पास होता है। यही दोनों क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं इन केस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरैक्शन में कोई भी एंटीजन यानी कि बाहर का जो गंदा ऑर्गेनिज्म है जो हमें इन्फेक्शन कर सकता है वो आता है, तो एंटीबॉडी उस शेप का बना लेते, वो शेप ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एंटीबॉडी वहां बैठा रहता है और वो उसको क्या करता है, लॉक एंड की मैकेनिज्म है ना, जिस ताले की जो चाबी है वो ही वहां पे जाके फिट होगा। यानी कि जो पर्टिकुलर एंटीजन है, यानी कि जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे जाकर के फिट हो जाता है। ठीक है, फिट हो जाता है। समझ में आया मेरे बच्चों, क्लियर है? तो ये बना लोगे। अच्छा देखो ये क्या है, ये बेसिकली कैसे रेट्रोवायरस एचआईवी के केस में, एचआईवी के केस में किस तरीके से ये इन्फेक्शन करता है, ये पर्टिकुलर पिक्चर जो है, पिक्चर नहीं है इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, आप इसको लिख दो, दैट्स इट। मुझे लगा नहीं कि इसको बनाना चाहिए इसलिए मैंने नहीं बनाया, नहीं तो मैं बना देती। ठीक है, लेकिन बस इसको लिखना है कि हाँ सबसे पहले ये रेट्रोवायरस था जो वायरल प्रोटीन है जिसके पास यहाँ पर रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया, रिसीव कर, कौन सा रिसेप्टर है भाई, जीपी प्रोटीन है ना, ग्लाइकोलिपिड जो प्रोटीन है वो है यहाँ पर, रिसीव किया, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने एक्ट किया, और उसके बाद ये जो वायरल डीएनए जो होस्ट का जीनोम है वहां जाके अपने आप को इनकॉर्पोरेट यानी कि उससे दोस्ती कर लेता है, कहता है मुझे अपने घर में रहने दे। ठीक है, तो मैक्रोफैज बोलता है ठीक है भैया तू रह ले कोई बात नहीं। तो मैक्रोफैज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। ठीक है, मैक्रोफैज को हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। सो यहाँ पर अब ये जो है, ये घुसपैठिया जो है ये क्या करता है, मैक्रोफैज का घर लेता है और खुद अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट कराता है, राइट। सो न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस इन्फेक्टेड सेल, और ये जो न्यू वायरसेस हैं ये अपनी कॉपीज बना लेते हैं, रेप्लिका बना लेते हैं, और ये आगे क्या करते हैं, दे कैन इन्फेक्ट द अदर सेल्स ऑल्सो, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा जो है, दिस इज द एचआईवी ट्रांसमिशन, this is the HIV transmission into the host cell, into the host cell. ठीक है, इज दैट ओके? यस, ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा, टिपिकल बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट उम्मीद है आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने आप लोगों को फिर भी बता दिया है कि बायोगैस प्लांट जो है इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत हो सकता है। यहाँ पर ये देखो टिपिकल बायोगैस प्लांट, यहाँ पर एक है जिसे हमने कहा है डाइजेस्टर, उसको आप ऐसे करके बना लेना। ठीक है, ये डाइजेस्टर बन गया। यहाँ पर कुछ आउटलेट्स हैं, ये आउटलेट्स लगा दिया। इस आउटलेट में क्या दिख रहा है, यहाँ पर है बेटा जी स्लज। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर गैस चैम्बर है जिसको हम कहते हैं गैस होल्डर। यहाँ पे गैस कौन सी बन रही है, एक तो बनती है मीथेन और एक बनती है बेटा CO2, हाइड्रोजन भी बनती है और बहुत सारे बनते हैं। यहाँ पे क्या है, काउडंग केक है और वाटर है, यानी कि ये जो कैटल का डंग होता है ना, कैटल का जो फेशियल है या कैटल का जो डर्ट है, डंग है, वो प्लस क्या है, वाटर, वाटर को मिला के स्लज ये बनाते हैं। और यहाँ पे जब ये डाइजेस्टर में जाता है, डाइजेस्टर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो इसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। जब डाइजेस्ट करते हैं तो कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, दैट गैसेस इज कॉल्ड एज बायोगैस। ठीक है, तो वो जो बायोगैस है उसमें मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं थ्रू द पाइप,
ये जो गैस होती है सप्लाई होती है घरों में, ठीक है, और ये जो बचा हुआ मटेरियल है उसको हम कहते हैं स्लज। जो बचा हुआ मटेरियल है उसे हम कहते हैं स्लज। इज दैट ओके? तो दिस इज ऑल अबाउट बायोगैस। नाउ बेटा जी ये क्या है? ये बेसिकली आर डीएनए टेक्नोलॉजी, दिस इज व्हाट आर डीएनए टेक्नोलॉजी का ये तरीका है बनाने का। इसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि मुझे बनाने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक फॉरेन डीएनए है। फॉरेन डीएनए का मतलब कि ये मेरा डिज़ायर्ड डीएनए है, यही डीएनए तो मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक वेक्टर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड ले लेती हूँ। उस प्लाज्मिड को मैंने कट करा दिया, किससे? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है मेरे बच्चों, जिसको इको R1 बोला, ठीक है, उससे मैंने कट करा दिया। कट कराया तो मैंने इस डीएनए को यहां पर फिक्स कर दिया। किससे फिक्स किया? लाइगेट से, यानी कि डीएनए लाइगेस एंजाइम से मैंने इसको यहां पे फिक्स कर दिया। अब दोनों क्या हो गए? लाइगेस ज्वाइंट फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। ये है मेरा, दिस इज माई प्लाज्मिड, यानी कि वो पार्ट जो कैरी करेगा। और ये क्या है? ये है मेरा डिजायर्ड डीएनए, ये है मेरा डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों जब रिकंबाइन करते हैं तो हम इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसको क्या करना है? होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। तो आपने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। व्हाट इज दिस? दिस इज द होस्ट सेल। ये है मेरे बच्चों होस्ट सेल, जिसका नाम है ई कोलाई, है ना। अक्सर ई कोलाई को ही लिया जाता है, ई कोलाई। अब यहां पर क्या होता है, ये जो ई कोलाई है ये जगह देता है अपने घर में, किसको? इस प्लाज्मिड वेक्टर को। सो प्लाज्मिड वेक्टर क्या करता है? वेक्टर का सिर्फ काम क्या है? कैरी करना, पहुंचा देना, उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना, ठीक है। किसको? डिजायर्ड डीएनए को। तो ये डीएनए जब आ जाता है ई कोलाई के अंदर तो प्लाज्मिड अलग हो गया, और ये जो डीएनए है ये क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। तो जब ये करता है रेप्लिकेट तो बनती है बहुत सारी कॉपीज, फोटोकॉपीज, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोकॉपी को हम क्लोन भी कह सकते हैं। मान लो मेरी तरह एक और वंदना आ जाए तो वो मेरी क्या कहलाएगी? क्लोन कहलाएगी, वो मेरी फोटोकॉपी कहलाएगी। तो यहां पर भी ये जो डीएनए है इसकी क्या बनती है? बहुत सारी फोटोकॉपीज बन जाती हैं, जिसे हम कहते हैं क्लोनिंग, ठीक है। सो ये जो पूरा प्रोसेस है मेरे बच्चों, दिस इज द प्रोसेस ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेट सी बात है, आ सकता है, ठीक है। इज दैट ओके? ओके, नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। दीदू यार ये तो बना दो, बना दिया यार, बना दिया, ये देखो, ठीक है। प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर ऐसे बना देना है, सिंपल है, बिल्कुल हलवा है, ठीक है। यहां पर क्या है? दो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, दो रेजिस्टेंट पार्ट हैं। देखो एक तो है ओआरआई। ओआरआई को क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये मैंने आपको क्लास में बताया है, यही वो साइट है जहां से कि रेप्लिकेशन, फोटोकॉपी बनने का की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, ये वो जगह है, ठीक है। यहां पर क्या है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, जीन है। ये जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है बेटा जी, इसमें क्या होते हैं? इसमें कुछ क्लोनिंग साइट्स होते हैं। उन क्लोनिंग साइट्स को हम क्या कहते हैं? एक इसका नाम है PUV1, एम्पीसिलिन वाले में PUV1, और दूसरा है PST1। जब हम टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो हैं, BAM-H1 एंड SAL1, राइट। ये लिखना है, बीच में PBR 322 लिख देना। और बेटा जी यहाँ पर एक तीसरा जो साइट है जिसको हमने कहा है HIND3, HIND3 के पास ही इको R1 यानी कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए भी साइट है। सो दिस इज द एंजाइमेटिक साइट एंड दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? PBR 322। ये आता है, किस में आता है गाइज? ये आता है आपके 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आएगा। सो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द PBR 322, ठीक। ये क्या है बेटा जी? यहाँ पे देखो कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जिनको क्या बोला है? HIND3, इको R1, BAM-H1, SAL1, PBU2, PST1, CLA1, ORI एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ये बोला हुआ है, यही मैंने लिख दिया है, यही मैंने बना दिया है, बस आपको भी यही करना है। अब देखो PCR रिएक्शन, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो PCR है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं एनिलिंग, एनिल का मतलब जोड़ना, एनिलिंग। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन,
एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको यहां पर ये भी समझना चाहिए कि इन तीनों स्टेप्स में बेसिकली कितना टेम्परेचर होता है। तो जब मैं डीनेचुरेशन की बात करती हूं तो यहां पर 95 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जब एनेलिंग की बात करती हूं सो 55 टू 60 डिग्री रहता है। जब एक्सटेंशन की बात करती हूं तो 72 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये टेम्परेचर का वेरिएशन जरूर याद रखना है। डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स का वेरिएशन है, ठीक है। सो पीसीआर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। एनेलिंग में क्या होता है, एनेलिंग में प्राइमर्स जुड़ते हैं। कौन क्या जुड़ते हैं, प्राइमर्स, ठीक है। प्राइमर्स जुड़ गए, यहां पर प्राइमर्स जुड़ गए, यहां पर भी ये क्या है, दिस इज ऑल्सो प्राइमर। प्राइमर क्या करता है, प्राइमर के पास होता है बेटा जी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और यही तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली पीसीआर करता क्या है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारे डीएनए की कॉपीज बनाने, जैसे कि नेचुरली बनता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, याद आया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट रेप्लिकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, जो वाई शेप स्ट्रक्चर था, याद आया रेप्लिकेशन में। तो यहां पर हम पीसीआर, बेटा पीसीआर तो एक प्रोसेस है, पीसीआर क्या है, पीसीआर एक प्रोसेस है, बट पीसीआर होता किसमें है, जो मशीन है उसका क्या नाम है बेटा, जो मशीन होती है पीसीआर तो क्या है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। पीसीआर मशीन क्या है, मशीन को हम कहते हैं थर्मोसाइक्लर, ठीक है। तो थर्मोसाइक्लर में ये प्रोसेस हो रहा है। और एक चीज और नहीं भूलना है इसमें, जिसको हम कहते हैं टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज, ये सारे एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं। तो डेफिनेटली आपको जब भी ये पढ़ना है तो ये बताना है, एंजाइम्स के बारे में बताना है, प्राइमर के बारे में बताना है, और बताना है कि पीसीआर एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें 30 साइकिल भी बन सकती है, 50 साइकिल भी बनती है, जितनी साइकिल्स आपको चाहिए, जितनी कॉपीज आपको चाहिए आप बना सकते हैं, कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, और ये तीनों स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पीसीआर इज इंपॉर्टेंट। फिर बेटा आता है आपका बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर भी मुझे लगा नहीं कि बनाने की बहुत ज़रूरत है, यहीं पे बताती हूँ आपको। ये है बेटा पहला वाला सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और जो दूसरा है स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच एयर बबल्स आर स्पार्ज्ड। यहाँ पर क्या दिखते हैं आपको, एयर बबल्स दिखते हैं, दीज आर द एयर बबल्स, ठीक है। यहाँ पर एयर बबल्स नहीं है, बट यहाँ पे क्या लगे, बैफल्स, दिस इज कॉल्ड एज बैफल्स, ब्लेड की तरह होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बैफल्स, ब्लेड की तरह होते हैं, ठीक है। ये जब ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो ये जो भी आपने इसमें कल्चर डाला है, कल्चर ब्रॉथ डाला है, वो क्या करता है, मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद ये अपना प्रोसेस करता है, फोम बनता है, फोम मतलब झाग बाहर आ जाती है। और जो प्रोसेस है बायोरिएक्टर का, देखो बायोरिएक्टर हम क्यों यूज करते हैं, वी यूज बायोरिएक्टर बिकॉज हमें कोई भी चीज का लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए, हमें लेबोरेटरी में नहीं बनाना। कोई दवाई बनानी है लेबोरेटरी में बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में छोटे स्केल पे, पायलट स्केल पर हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल की बात करनी है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल एंड अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, सो आई नीड बिग मशीन्स and those big machines are called as bioreactor. Is that okay? Those big machines are called as bioreactor. So this bioreactor is a machine, ठीक है, which is meant for production of large scale production of the any kind of product which you want to produce, ठीक है। So is that क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन का यूज होता है, बबल्स बनते हैं, गैस कंटेनर है यहाँ पे बैफल एक ही है, यहाँ पे देख रहे हो बैफल्स लगे हुए हैं हर जगह पे, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर बोलते हैं। फोम यहाँ पर फोम जो बनता है उसको ब्रेक करने के लिए फोम बेकर है, ये मोटर है, ठीक है। और यहाँ पे स्टीम होता है ताकि वो जो चीज़ें हैं वो स्टेरलाइज्ड रहें, यानी कि कॉन्टामिनेशन फ्री रहें। ये हो गया गैस एंटरटेनमेंट। यहाँ पर इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीजन यूज होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन इज यूज्ड, जिसकी वजह से क्या बनता है, जिसकी वजह से ये बबल्स बनते हैं, ठीक है। बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीजन का यहाँ पे ट्रांसफर होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जैसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पे स्टीराइल एयर होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज नहीं है, सेकंड वाले में ऑक्सीजन का यूज है, यही मेन डिफरेंस है दोनों में, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, ए चेन है,
बी चेन है जो कि सी चेन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत बार आता है। यहाँ पे देखो फ्री सी पेप्टाइड, फ्री सी चेन पेप्टाइड है, यहाँ पे बी पेप्टाइड है, ए पेप्टाइड है, ये दोनों जुड़ा होता है सी पेप्टाइड से, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों को, वेरी इजी। और देखो यहाँ पर अब क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन। यहाँ पर मैंने क्या बताया, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव अभी बच्चा है, तो बच्चे में क्या होता है, अभी यहाँ पे प्रोडक्शन जो होना है वो होना है, मतलब फ्यूचर में होना है, ठीक है, उसको बताया गया है। रिप्रोडक्टिव मतलब जो एजेस हैं, जो यंग वंस हैं उनकी, ठीक है। और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि वो लोग जो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेजेस हैं एक्सपैंडिंग। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड है, ठीक है, एक्सपैंडिंग, ये स्टेबल है और ये है डिक्लाइनिंग, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बाइफरकेट किया है। इसको जस्ट आप समझ लो, क्योंकि हम थ्योरी में तो इसको समझेंगे और समझ भी चुके हैं, ठीक है बच्चों। इज दैट ओके? यस। यहाँ पर ये क्या है, ये टिपिकल डायग्राम है किसका, जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उसका, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो होते हैं प्लांट्स, राइट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स। फिर है प्राइमरी कंज्यूमर जिसे हम कहते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोर। फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको हम कहते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोर। फिर है टर्चरी स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम कहते हैं टॉप कार्निवोर। इसमें आदमी आ गया, लॉयन आ गया, टाइगर आ गया। जो थर्ड वाला है उसमें बर्ड्स आ गए, फिशेस आ गए, वुल्फ आ गया। जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है जिसमें हर्बीवोर्स हैं, जूओ प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर, काऊ, बफेलो, गोट, ये सब आ गए। और जो प्राइमरी है, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसमें आपके आ गए फाइटोप्लैंक्टन, ग्रीन ग्रासेस, बुशेस, ट्रीज, एवरीथिंग। तो ये प्लांट, ये हर्बीवोर, प्लांट को खाने वाला हर्बीवोर, हर्बीवोर को खाने वाला कार्निवोर, और कार्निवोर का भी जो बाप होता है यानी कि टॉप कार्निवर, जिसको हम ओमनीवोर भी कह सकते हैं। अब देखो कई जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, कई ह्यूमंस बेटा जी चिकन भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। तो जो वेज, और भाई वेज तो सभी खाते हैं, लेकिन अगर जो पर्सन नॉन वेज भी खाता है तो दोनों का जो मिश्रण है उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर कहते हैं, राइट, यू नो दैट थिंग। सो ये है टॉप कार्निवोर या फिर ओमनीवोर। तो ये डायग्राम मुझे लगा नहीं बनाने की जरूरत है, ठीक है। दिस वन, एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स, किस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है, द 10% लॉ, राइट। द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। सो एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल, यस। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, वही बताया, फर्स्ट ट्रॉपिक, सेकंड ट्रॉपिक, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ये फ्लो हो रहा है, राइट। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम्स, द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। सो आई विश यू a very very best wishes for your examination, and I really thank you people that आप लोगों ने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। एंड आई बिलीव आगे भी चल करके जो आप करने वाले हैं, फ्यूचर एंडेवर भी आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो जितने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो मैंने डायग्राम्स बताए हैं वो बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी है, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के, ठीक है। बाकी फ्लो चार्ट तो आपको आंसर राइटिंग में करना ही है, सारी चीज़ें तो बतानी ही है। तो फिलहाल के लिए पार्ट 1 भी देखें बच्चे और पार्ट 2 भी देखें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि इस लास्ट टाइम में जहाँ से भी जो भी मटेरियल मिले उसको आप करें, उसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है बेटा। यूज़ करें चीज़ों की, इंफॉर्मेशन की जो चंक्स, बिट्स एंड बाइट्स में मिल रही हैं, ताकि आपका एग्जाम हो जाए एकदम चकदे फटे। सो थैंक यू so much for this part 2 important NCERT diagrams. I hope these 2 parts are going to make your examination बहुत ही अच्छा, ठीक है. So all the very best for your biology paper. Bye bye. Have a nice time. Jai Hind.